गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स 007। मेरा नाम शिवानी है। कैसे हैं आप सब? आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं डिस्कशन में। सबसे पहले देखेंगे कि मेन हमारे पास एडिटोरियल कौन कौन से हैं। आज सबसे पहले हमारे पास है स्टेइंग प्रिपेयर्ड, इंडिया नीड्स टू स्केल अप द पेस। सबसे पहले ये है जिसमें हमारी प्रिपेयर्डनेस पे डिटेलिंग है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हुई है। नंबर 2 इज फॉर इंडिया द फॉल आउट ऑफ चाइना's wilted COVID strategy. Then third one, which I found relevant for you all, a retelling of Indian migrant workers' plight. Then focus on Africa, the heart of global South. इसका है। Then fifth is India's bid to beat cervical cancers की न्यूज अभी हाल ही में आई थी। और कैग की एक रिपोर्ट है एनआरसी के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल में मुझे बोलना चाहिए ये है। आई होप ये आपको मेरी स्क्रीन क्लियर होगी। स्टेइंग प्रिपेयर्ड, इंडियाज नीड टू स्केल अप द पेस। अभी ये कोविड की रेफरेंस से बात हो रही है कि जो अभी आप सुन रहे होंगे हाल फिलहाल में बहुत सारी न्यूज आ रही है जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसी की हेल्प से हमें जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसके बारे में और आने वाले जो और म्यूटेंट वेरिएंट्स के बारे में बात पता चल सकता है। क्योंकि अभी जो फिलहाल जो चाइना की पॉलिसी है जो चेंज कर चुका है उसके हिसाब से कोई रियल डेटा मिलना मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं कि चाइना में सिचुएशन है वो इसलिए है क्योंकि चाइना ने जो पॉलिसी थी उसको अबेंडन कर दिया अब्रप्टली, और अचानक से जीरो कोविड पॉलिसी जो उसकी थी उसको हटा करके बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ गए, जिसकी वजह से वहां पे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि जो अब ऑलरेडी अवेलेबल था चाइना में भी और इंडिया में भी पर टू बी द डोमिनेंट वेरिएंट जो भी फैल रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट था वो इतना नहीं था। Though this variant was found in many countries, including India, a month ago, there is a fear that the uncontrolled spread of the virus in China may result in new variants with an even higher transmissibility. मतलब इसकी वजह से इफेक्ट तो उसका ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा वो स्प्रेड ज्यादा कर रहा है तो वो ट्रांसमिट कर सकता है और कई सारे और म्यूटेंट टाइप्स को भी जन्म दे सकता है। इसकी बात हो रही है इस आर्टिकल में। फॉर इंस्टेंस BF.7 सब लीनेज का मतलब जो उसका उपवंश है, सब लीनेज का मतलब उपवंश या वंश वाला है। द 3 additional immune escape mutations already seen in other variants has found in some people arriving from China. जो चाइना से जो लोग आ रहे हैं उनमें जैसे मैंने कहा कि म्यूटेशन वाली भी वेरिएंट देखे गए हैं जो BF.7 के सब लीनियज है, उसी के वंश है, और पीपल अराइविंग फ्रॉम चाइना, ये कंसर्न है। द म्यूटेशंस में इंक्रीज ट्रांसमिबिलिटी फर्दर बट विल नॉट इंक्रीज डिजीज सीवियरिटी। म्यूटेशन बढ़ सकता है पर उसकी सीवियरिटी नहीं बढ़ सकती। इसके कई और कारण है, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छी बात है, इसमें इसके रीजन अलग है, वो समझेंगे। उन्होंने बोला कि आर्टिकल कहता है विद द केस सर्ज इन अ फ्यू मोर कंट्रीज इंडिया हैज टेकन द राइट एंड प्रोएक्टिव मेजर टू बी रेडी फॉर एन इवेंचुअलिटी। जो हमने स्टेप लिए हैं इस कोविड को कंट्रोल करने में वो रिमार्केबल है। विद ओवर 90% ऑफ adult population already fully vaccinated by July this year, 1/4 of adult also boosted, and a large percentage of population also naturally infected. The नेचुरली इन्फेक्टेड का मतलब जिनको ऑलरेडी एक्सपोजर है उस वायरस के बारे में और उनकी बॉडी ने इम्यून सिस्टम अपने को डेवलप कर लिया, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना लिया, डेवलप कर लिया बाय द टाइम। The chances of India's witnessing large-scale deaths as seen during the second wave last year from the existing variants are slim. जैसे लास्ट ईयर जो सेकेंड वेरिएंट आया था उसमें जो चीजें हुई थी उसमें जैसे इंडिया को इम्पैक्ट हुआ था वैसी सिचुएशन होने का चांसेस कम है। In fact, given that a large percentage of population enjoys hybrid immunity from vaccination, ठीक है, and natural infection leading to all Omicron sub lineages causing only a mild disease. जो ये सब lineage है Omicron के उससे सिर्फ mild disease हो सकती है, बहुत severity के लिए परेशान नहीं होना है इस आर्टिकल के हिसाब से। The focus in India should not be on daily new infections but only on any increase in hospitalization, particularly ICU admission. उन्होंने कहा कि जो केसेस सीवियर है उन्हीं पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें से हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उन पे ध्यान देने की जरूरत है। It is therefore not surprising that the health ministry has urged states
ओनली रैम्प अप जीनोम सीक्वेंसिंग। सो जीनोम सीक्वेंसिंग ही एक मेथड बचा है जो बार-बार न्यूज़ में आ रहा है, जिससे हम जो और म्यूटेंट टाइप्स हैं और वेरिएंट्स उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो जो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सवाल बहुत ज़रूरी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? ये सवाल पहले भी मतलब अभी हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन इस पे मेंस में बन सकता है। आपकी प्रिपरेशन इसके हिसाब से होनी चाहिए कि व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग, व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग। दो शब्द आते हैं, एक तो है जीनोम सीक्वेंसिंग और एक होता है डीएनए सीक्वेंसिंग। जब भी आप क्योंकि जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो वहां पे जीनोम और डीएनए के बारे में बात हो सकती है। व्हाट इज जीन, इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। सो ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एंड नॉट increase testing to track new variants at the various evolves by accumulated mutations। ना उन्होंने ये भी बोला है कि मैंडेटरी आरटीपीसीआर फॉर अराइवल्स भी हमने चाइना से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने आरटीपीसीआर भी मैंडेट कर दिया है। तो इससे भी हमको सैम्पलिंग में आसानी होगी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके सैंपल्स को लेकर के हम जीनोम सीक्वेंसिंग में पता कर सकते हैं कि एक्चुअली ये हमारी प्रिपेयर्डनेस है। चाइना क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि चाइना तो फॉल्टी लाइन्स में चल ही रहा है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल में भी यही बात हो रही है, पर हमें क्या करना है वो हमें समझना है। The ministry has also advised states to ensure uninterrupted supply of medical oxygen and conduct a drill in health facilities। अभी ये कल भी न्यूज आई थी, परसों भी आई थी कि उन्होंने मॉक ड्रिल के लिए बोला है और वो सही भी है, प्रिपेयर्डनेस जरूरी है ना। जैसे कुछ वैक्सीन अभी आ रही हैं जिसमें जिसमें अभी भारत बायोटेक की एक नेसल बूस्टर आया है, उसकी बात ही कर रहे हैं। इंक्लूडिंग द इंट्रानेशनल वैक्सीन की बात हो रही है कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, रेडीनेस है, उससे दिखती है। उसके अलावा इंडिया इस वैक्सीन सेल्फ सफिशिएंट, हम खुद की वैक्सीन खुद बना सकते हैं। बिसाइड होमोलॉगस बूस्टर, होमोलॉगस का मतलब होता है एक तरीके, जैसे अगर आपको कोविड कोविड अगर आपको दो टाइप की हमारे पास कोवैक्सीन थी और एक हमारे पास दो तरह की वैक्सीन हम यूज कर रहे थे कोविड में। एक थी और हाँ, तो होमोलॉगस का मतलब अगर आपको कोवैक्सीन लगी है तो आपको कोवैक्सीन का ही दूसरा टाइप बूस्टर में भी लग सकता है, ठीक है। और यस, दूसरी थी कोविशील्ड, मुझे याद नहीं आ रही थी, कोविशील्ड, ठीक है। तो अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो कोविशील्ड का ही बूस्टर आप लगाएं, मतलब होमो सेम सेम, राइट। पर होमोलॉगस और हेट्रोलॉगस जो अभी जो बूस्टर हमारे पास आया है भारत इन्फोटेक का नेसल ड्रॉप, वो हेट्रोलॉगस बूस्टर है। उसका मतलब आपको कुछ भी को वैक्सीन लगी हो चाहे कोविशील्ड लगी हो, तभी भी आप इस नेसल ड्रॉप को ले सकते हैं एज ए बूस्टर, ये वही काम करेगा। ये मतलब है होमो का और हेट्रो का। Now, a couple of vaccines have got approval as a heterologous booster done too. On the antiviral front, a Hyderabad-based company recently received WHO pre-qualification for a generic version of Pfizer COVID-19 over antiviral drug Paxlovid। उसको हैदराबाद बेस्ड कंपनी को भी एक प्री क्वालिफिकेशन मिला है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, और उसका नाम पैक्सलॉविड है। उसके बारे में भी समझेंगे, मतलब एंटी वायरल ड्रग है और ये भी मार्केट में नहीं आएगी, इसके ऊपर अभी नहीं आई है। मतलब वो रेफरेंस दे रहा है कि हमारे पास खुद की वैक्सीन बनाने का और हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, इससे ये पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। हैंडलिंग द फॉलोआउट ऑफ चाइनाज विल्टेड कोविड स्टडीज। विल्टेड का मतलब बर्बाद करने वाली, असमर्थनीय, सपोर्ट ना करने वाली। सो ये भी कोविड के बारे में ही है, फटाफट समझ लेते हैं। तो इसमें जो हमारे प्रोफेसर हैं एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है जो जो महामारीविद होते हैं, महामारी एक्सपर्ट, जो ये पैंडेमिक स्प्रेड एक्सपर्ट होते हैं, उनको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। Now, mainland China is going through a critical phase in the health emergency, more dire than in the early days of 2020, as the country of origin of SARS-CoV-2। So, आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस आईएएस की और यूपीपीसीएस की, उनको ये समझना चाहिए कि सार्स क्या है, इसका ओरिजिनेशन क्या हुआ था, और ये इसको कोविड 2 वाला पार्ट का मतलब क्या है। सार्स का अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वायरस था उसके में, और ये कोविड 2 में उसको कोविड 2 इसका कौन सा वेरिएंट है, इसको कोविड 2 कहा जा रहा है। ये पहली बात समझनी है। ये प्री के लिए क्वेश्चन क्रिएट आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो उसके जो सिम्टम्स है और जो जो कोविड-19 के टाइम जो आपका जो पॉलिसी थी इंडिया की, उसके बारे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस आर्टिकल से आपको क्या हेल्प मिलेगी कि इंडिया की पॉलिसी क्या है, अभी तक हमने कितने चेंजेस अपने अंदर लाए हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है चाइना से। तो दोनों लेवल से आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं।
In the absence of reliable data on the toll on human health and life, rough approximation indicate millions of people with symptomatic disease and adverse outcomes in China. Symptomatic disease का मतलब होता है जिनके सिम्टम हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंटली जो आप कोविड की अगर बात करें, सिम्टम्स क्या आते हैं उसके पहले थोड़ा सा अभी जो मेजर सिम्टम्स हैं कि फीवर हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, रनी नोज हो सकती है, सिम्टोमेटिक इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक डिजीजेस। एंड एडवर्स आउटकम्स इन चाइना जो अभी चल रहा है उसमें एडवर्स आउटकम आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ जियरिंग अप फॉर द हॉलिडे सीजन, अभी भी जो वर्ल्ड को अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ सम विंटर वेकेशन तो है लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसकी बात इस आर्टिकल में हो रही है। ना समझने वाली बात है कि चाइना एक्चुअली कर क्या रहा है और उसमें उससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अ स्ट्रेटेजी एक्सपेरिमेंटेशन चाइनाज पॉलिसी, देयर वर टू प्रिंसिपल अप्रोचेस जो कोविड 19 के टाइम पे जो चाइना ने पॉलिसी जो तो दो तरह की पॉलिसी की बातें कर रहे हैं। देयर वर टू प्रिंसिपल अप्रोचेस, द फर्स्ट वाज promoting herd immunity by allowing the virus to infect everyone, which also advocated focused protection of the people at risk। तो पहला टाइप जो था कोविड के टाइम पे, जो पहला लास्ट ईयर की बात हो रही है कि उसमें था कि पहला मेथड था हर्ड इम्यूनिटी की, पहले स्प्रेड हो जाने दीजिए उसके बाद हम उसका प्रोटेक्शन करेंगे। उससे क्या हुआ, बहुत सारी डेथ हुई, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट किया, जिससे वो स्ट्रेटेजी उतनी इफेक्टिव नहीं थी। दूसरी क्या है, द सेकेंड वॉज टू फॉलो द अदर एक्सट्रीम, वो भी बहुत खतरनाक थी, जिसमें क्या था कि हम बस हम लोगों का को हम अपने देश में आने से मना कर देंगे, नोन एज अ जीरो कोविड स्ट्रेटेजी ऑफ नॉट अलाउइंग इवन अ सिंगल केस ऑफ कोविड 19 by imposing strict lockdown, closing borders and imposing ट्रैवल बैन्स। ये सेकंड स्ट्रेटेजी थी, जिससे भी क्या हुआ कि हमने वैक्सीन जो उन्होंने वैक्सीन बनाई, लोगों को वैक्सीन लगाई, लेकिन फिर भी वो वैक्सीन उतनी ज्यादा अनटेनेबल का मतलब होता है उतनी ज्यादा सपोर्टिव या फिर फॉलो करने लायक नहीं थी। लोगों ने उसको भी ठीक से नहीं माना, जिसके बाद में जिसकी वजह से चाइना ने जीरो कोविड स्ट्रेटेजी को पुल अप कर लिया और उसके बाद वहां इन्फेक्शन फैल रहा है, जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है। क्योंकि वो कह रहे क्योंकि डेटा कहता है, पिछले आर्टिकल में भी कहा था कि BF.4 जो वहां भी स्प्रेड हो रहा है, ये पहले से देशों में मौजूद था, इवन 91 कंट्रीज में ऑलरेडी था, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं था। पर क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, इस वायरस की म्यूटेंट वेरिएंट के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्प्रेड आपको इफेक्ट कर रहा है। और इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग को रेफर किया जा रहा है कि उससे पता चलेगा और हम उस जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद अपने हिसाब की वैक्सीन बना सकते हैं। ये इसका पहला इफेक्ट है। नाउ चाइना फॉलोड द अनरियलिस्टिक एंड प्रोलॉन्ग जीरो कोविड स्ट्रेटेजी एज ए लॉफ्टी गोल। जो उसकी जीरो कोविड पॉलिसी थी उन्होंने अनरियलिस्टिक थी, उसको फॉलो नहीं कर पाए। एज इफ द वायरस वॉज डेस्टिन्ड टू डिसअपीयर ऑन इट्स ओन, उनको लगा कि वायरस अपने आप ही चला जाएगा। while the virus was emerging in different forms, जैसे मैंने कहा कि एक टाइम के बाद वायरस स्प्रेड तो होता है, लेकिन सेम टाइप होगा ये किसी कोई गारंटी नहीं है। विद वैरिंग इन्फेक्शियसनेस एंड वायरुलेंस, China stuck to the same policy. अभी भी इनकी पॉलिसी सेम है। At a time when China is confronted with witnessing many cases, it has stopped testing all infected person and modified the criteria for identifying COVID-19 deaths. और मजे की बात ये है, जो अनफॉर्चुनेट भी है, कि चाइना ने इन्फेक्टेड पर्सन को सर्च करने के बजाय उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है। वो क्या पॉलिसी चेंज की, वो कह रहे हैं कि जिनको अभी सिर्फ निमोनिया, इसमें एक वो लाइन आएगी जो न्यूज में भी आ चुकी है पहले, उसको पहले समझ लेते हैं। द मोर न्यू वेरिएंट सर्कुलेट एंड फाइंड न्यूअर होस्ट टू लॉन्च अपॉन, द हायर द चांसेस ऑफ म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन टू न्यूअर फॉर्म्स। ठीक है, रैपिड सर्कुलेशन इन अ लार्जली susceptible population may result in newer variants which could spread to the other areas. It is important to track the genetic variation in China and study and the infectiousness and virulence of people in the rest of the world, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका डेटा भी क्लियर नहीं है, उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं। नाउ ट्रैकिंग द ऑन गोइंग वेव को समझने के लिए उन्होंने बोला, आर्टिकल कहता है ओनली ओमिक्रॉन एंड इट्स सब lineages आर सर्कुलेटिंग इन इंडिया। ये तो पता ही है कि उनके सब lineage का मतलब होता है उपवंश, ओमिक्रॉन के ही टाइप्स वहां पे स्प्रेड हो रहे हैं। And it is very unlikely that these can result in large wave of infection or fatality in India। और इससे हमारे देश में कोई बड़ा कोई ब्लास्ट हो, बहुत सारे जो वेव, एक बड़ी वेव क्रिएट हो, इससे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वेरी अनलाइकली। दिस असर्शन अराइजेस फ्रॉम हाइब्रिड इम्यूनिटी, और ये असर्शन हम इसलिए कह पा रहे हैं पक्के तरीके से बिकॉज ये हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से हुआ है, जो हमारे देश के लोगों ने डेवलप कर लिया है।
Now, focus on expanding booster coverage, strengthening surveillance, and reorienting the health system for cohesive pandemic preparedness. इसके बारे में बात हो रही है. Despite high coverage 90 अभी फिर भी लेकिन हमारे यहाँ हमारे देश में भी कवरेज का हिसाब किताब कैसा है कि 8% ऑफ अडल्ट हैव मिस द सेकेंड डोज. 8% लोगों ने सेकेंड डोज मिस कर रखा है. 2 से 3 मिलियन यंग अडल्ट एडेड ईच मंथ टू द कोहर्ट्स. तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि हमको 2 से 3 मिलियन जो यंग अडल्ट है उनको, एक कोहर्ट का मतलब होता है जत्था, इतने बड़े जत्थे को वैक्सीनेटेड कराना चाहिए जिन्होंने उसको मिस कर दिया सेकेंड डोज को. उसके अलावा 73% ऑफ अडल्ट आर येट टू रिसीव बूस्टर डोज, उनको भी हमें बूस्टर कराना चाहिए. और 60% जो एल्डरली है उनको भी बूस्टर कराना चाहिए जो भी बाकी है. एविडेंस सजेस्ट दैट हेट्रोलॉगस बूस्टर्स की भी मैंने बात करी. Doses increase the level of neutralizing antibodies. Among the available options for booster, Corbavax and Covishield are the forefronters for increasing the antibodies level. जो कोवावैक्स और कोविशील्ड की बात कर रहे हैं वो एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए अच्छे हैं. एज इन डेटा फ्रॉम कृष्ण मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु. द रिसेंट इंक्लूजन ऑफ द इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन इज एग्जिस्टिंग. इंटरनेशनल मतलब नाक से आप जो ड्रॉप लेते हैं उसकी बात हो रही है, वो अभी आ गया है. और ये भी नीड डेटा ऑन हाउ दिस कैन इंक्रीज द एंटीबॉडी टाइटर्स कंपेयर टू अदर वैक्सीन. ये देखने वाली बात होगी कि कैसे ये एंटीबॉडीज को डेवलप करता है, क्योंकि ये नई चीज है. काम इससे पहले से हो रहा था पर अब ये आया है ना. चाइना ने अपनी पॉलिसी में क्या चेंज किया है जो सबसे ज्यादा डराने वाला है कि उन्होंने कहा कि जिनको निमोनिया है और जिनको रेस्पिरेटरी फेलियर्स हैं वो उन और हाँ, उन्होंने बोला चाइना ऑल्सो रिवाइज इट्स गाइडलाइन रिसेंटली टू क्लासिफाई ओनली फेटलिटीज इन इन्फेक्टेड पर्सन कॉज बाय निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी फेलियर एज कोविड डेथ. इनसे मरने वाले लोगों को ही सिर्फ कोविड डेथ ले रहा है, बाकी किसी को कोविड डेथ ले नहीं रहा. इसकी वजह से डेटा आया था कि 5 दिन हो चुके हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, लेकिन चाइना में कोई भी कोविड डेथ नहीं हुई है. वो अपने आप में एक अलार्मिंग चीज है, क्योंकि उसने हम डेटा अपने आप को चेंज कर दिया है. अब नाउ वी कैन इमेजिन कि कैसे चीजें चेंज होती हैं किसी देश में और कितना इम्पैक्ट आता है उससे. और इसका जो जो सोल्यूशन इंडिया इन हमारे पास है वो है जीनोम सीक्वेंसिंग का. ये हमारी प्रिपरेशन का एक सवाल होना चाहिए. व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग एंड हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट टू आइडेंटिफाई द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड और टू फाइंड आउट द न्यू वेरिएंट ऑफ स्पेसिफिक वायरस. ये आपके मेंस का सवाल हो सकता है. जो लोग 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 24 के लिए, उनके लिए क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है. नाउ अब आर्टिकल ये भी बोल रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने जो है उसको उसके डेटा को क्वेश्चन तो किया है, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ, टू इंश्योर चाइना शेयर द क्रिटिकल डेटा. अनफॉर्चुनेटली ये है कि डब्ल्यूएचओ को भी उस पर क्वेश्चन उठाने के लिए अभी फिलहाल कोई स्टेप नहीं लिया है. उन्होंने इस बात को वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं. नाउ अभी डेटाबेस शेयरिंग में हमें क्या, डेटाबेस शेयरिंग और कम्युनिटी पार्टनरशिप जो इंडिया के लिए वो बोल रहे हैं, integrating and unifying the effort to balance and optimize the health of people, animals and the entire environment is called One Health. तो One Health क्या है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, सब कोई सही हो, सबके लिए वैक्सीन अवेलेबल हो, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, और एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें जहाँ पे हर कोई साथ मिलके अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहे और स्टेप उठाए. ना कम्युनिटी इंगेजमेंट से भी हम लोगों को जागरूक करके उनके बारे में रिस्क जो इससे एसोसिएटेड है उसके बारे में बता के भी हम अपनी कंट्री के लिए impactful काम कर सकते हैं. It is important to track the genetic variation in China and study the infectiousness and virulence of people, the rest of the people. जब मुझे लगता है कि कितना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब वो खुद ही अपने में डेटा चेंज कर रहा है पॉसिबिलिटीज का, तो फिर हाउ कैन वी से कि वो हमें वहां से सही डेटा मिलेगा. हाँ, हम कर क्या सकते हैं, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके सैंपल्स को लेकर के हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं और उससे डिटेल्स ले सकते हैं और वेरिएंट्स पता कर सकते हैं, जो हमारा स्टेप है एज पर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट. Now next article is a detailing of Indian migrant workers plight. अब जो इंडियन वर्कर जो माइग्रेंट्स हैं उनके बारे में इस आर्टिकल में बात हुई है. जो राइटर है वो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं. उन्होंने ये चीज लिखी है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन डे था हमारा 18 दिसंबर को, और उन्होंने एक चिंता जताई है कि हमारे जो सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जनरेट और भेजने वाला देश इंडिया है विश्व में, और हमारे ही वर्कर्स की जो पोजीशन है बाहर के देशों में बहुत खराब है. और उन्होंने ये चीज यहाँ पे लिखी है. तालिबान टेक जो और सिचुएशन खराब और क्यों हो गई है, क्योंकि बीच में क्या हुआ, तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, वर्सनिंग पॉवर्टी इन द सब सहारन रीजन एंड ऑल्सो क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन लार्ज स्केल माइग्रेशन. और इसकी वजह से क्या होता है कि माइग्रेशन बढ़ रहा है और सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, क्योंकि ये सब चीजें भी साथ में हो रही हैं. सब चीजें स्टेबल तो है नहीं.
अब वो डेटा क्या दे रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन आईओएम्स वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ग्लोबली इन 2020। तो इतने मिलियन लोग माइग्रेंट हैं विश्व में। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल से समझने वाली बात है कि जब भी हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स की या इंडियन डायस्पोरा की बात होती है तो आप इस डेटा को रेफर कर सकते हैं। आईएएस की सिविल की प्रिपरेशन में सबसे समझने वाली बात है कि डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन एडिटोरियल को पढ़ने से हमें फायदा मिलता है। तो जब भी इंटरनेशनल लेवल पे माइग्रेंट्स की या इंडियन डायस्पोरा की बात हो तो आप इसको इस आर्टिकल की डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। नाउ in the larger pool of migrants, South Asia, there is only 40%. Further, the South Asia Gulf migratory corridors in the world's largest migrant corridor. उन्होंने बोला कि जो गल्फ कंट्रीज में जो माइग्रेशन होता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ये तो हम सबको पता है। लॉन्ग टर्म डेटा ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन शो दैट माइग्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक, जोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड अदर फैक्टर्स। से हमारा डेटा एक जैसा नहीं है, उनकी इकोनॉमिक, जोग्राफिक और डेमोग्राफिक फैक्टर्स के हिसाब से बदलता रहता है। 300 अब इन्होंने बोला रिसेंटली देयर वर द केसेस ऑफ अराउंड 300 इंडियन इंजीनियर्स फ्रॉम तमिलनाडु हु वर trafficked to Myanmar, a crypto scam, and nearly 20% Indian nurses trafficked to United Arab Emirates for fake job offers. ये डेटा दे रहे हैं कि हमारे जो माइग्रेंट्स हैं 300 इंजीनियर्स को तमिलनाडु के जो थे उनको म्यांमार ले गया और 20 इंडियन नर्सेस को यूएई फॉर फेक जॉब वर्क ऑफर। ये भी एक समस्या है, इसके चलते भी हम लोगों को बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो अब एक्चुअली होना क्या चाहिए वो कह रहे हैं, डेटा समझने के बाद उसका सोल्यूशन। उन्होंने बोला लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग कौन है, हमारा देश, तो हमें उनके वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। तो वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे वहां जिसको कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी टू इंश्योर डिसेंट लिविंग एंड सेफ मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। ये पॉलिसी आई थिंक इट देयर शुड बी अ पॉलिसी, पर ये स्पेसिफिक चीज को बोल रहे हैं जिसको टेबल करना चाहिए पार्लियामेंट में, ये इनका कहना है। नाउ ये भी बोल रहे हैं कि इन द विंटर सीजन इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट डॉक्यूमेंट टेबल शोज दैट अराउंड 9 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स आर वर्किंग इन जीसीसी and though some of GCC states have passed reforms to safeguard the rights of migrants and to protect them from discrimination, the situation at the grassroots level is different story। मतलब वो जीसीसी में आप हम सबको पता होना चाहिए जीसीसी क्या है, उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है। मेंस के लिए आपको ये डायस्पोरा पॉलिसी में मैंने बोला ही आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ जीसीसी के कई देशों ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जो वहां के माइग्रेंट्स के लिए हेल्पफुल है, लेकिन वो रियलिटी में कितना है इसका कहना पाना मुश्किल है। इसमें कपाला सिस्टम जो लास्ट ईयर की बात हुई थी कि जो स्पॉन्सरशिप करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने देश में, जो चाहे वो आपके रिलेटिव हो या फिर आपके जो एम्प्लॉयर हो, जो माइग्रेंट वर्कर्स को स्पॉन्सर करते हैं किसी देश में जाने के लिए, उस सिस्टम की बात हो रही, जिससे क्या हुआ, रिट्रेंचमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों को निकाला गया और उनको अपने देश वापस आना पड़ा। तो उस पॉलिसी से हमारे देश को लॉस भी होता है। जब हम किसी देश में अपने देश के वर्कर्स को भेजते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी इंडियन वेल्थ में भी इजाफा होता है। और हमारे जो हमारे वर्कर्स यूएई में रहते हैं मैक्सिमम, और वहां से जब फंड्स अपने कंट्री में भेजते हैं और हमारे जो एम्प्लॉयबिलिटी दूसरे देशों में बढ़ती है, उससे भी हमारे देश को काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वर्कर्स की प्रॉब्लम है, हमारे देश के हमारे डायस्पोरा और जितने माइग्रेंट्स हैं उन सबकी प्रॉब्लम है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ इन केसेस के लिए हमारे गवर्नमेंट को स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी चाहिए। प्लस एक यहाँ जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट, जो म्यांमार ने अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनके लिए ये इसको आइडेंटिफाई किया था कि उनके जो वेज थेफ्ट के इशू भी देखे गए हैं, जो फिलीपींस ने अच्छे से काउंसिल किया है, अच्छे से देखा है। तो हमें भी ऐसे वेज थेफ्ट के इशू और इरेगुलर पेमेंट, पुअर वर्किंग कंडीशंस, negation of labor rights, the absence of a proper grievance redress mechanism and access to transparent judicial system के बारे में हमें वर्ल्ड लेवल पे कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। और स्पेसिफिकली जीसीसी नेशंस में जहां हमारे माइग्रेंट्स ज्यादा जाते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ते हैं। ओके अच्छा, इसका सब पार्ट है जिसमें फोकस ऑन वर्क
वुमेन वर्कर्स में उन्होंने ये भी, हाँ, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे विमेन माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक जो कंट्रीज आप लिख सकते हैं वो है इराक, सीरिया, लिबिया, यमन एंड इसराइल एंड इवन मोर रिमोट पापुआ न्यू गिनी। सो आप ये फैक्ट है इसको रेफर कर सकते हैं कि इराक, सीरिया, लिबिया, यमन, इसराइल और न्यू गिनी में हमारे माइग्रेंट ज्यादा जाते हैं। और वहां के लिए हमारी क्या, हमारे मैप में आप उसको देख सकते हैं, उसका रेफरेंस ले सकते हैं, हमारी पॉलिसीज क्या क्या है जो आपके इंटरनेशनल अफेयर्स में जो मेजर पॉलिसीज उनको भी रेफर करना चाहिए हमें। It is a matter of serious concern that despite being the largest migrant sending country, India has yet to have a tangible and comprehensive policy that upholds workers' right. I think इस स्पेसिफिक टेंजेंट में कोई पॉलिसी नहीं होगी, इसलिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है। चलिए आगे वाले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। ओके, फोकस ऑन अफ्रीका एंड द हार्ट ऑफ सोशल ग्लोबल साउथ। इसमें इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इसमें मिस्टर राजीव भाटिया ने आर्टिकल लिखा है, अ डिस्टिंग्विश्ड फेलो गेटवे हाउस, फॉर्मर हाई कमिश्नर टू केन्या एंड साउथ अफ्रीका एंड ऑथर ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के चेंजिंग होराइजंस। और ये कह रहे हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी से इंडिया एक बड़े नाम की तरह आगे आ रहा है और इससे क्या होगा कि हम कई सालों तक लोगों के दिलों में राज करेंगे और रिमेंबर याद किए जाएंगे क्योंकि हम प्रेसिडेंसी लेके चल रहे हैं। तो अभी के लिए हमें अफ्रीका के लिए हमारी जो पॉलिसी उस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में यूएस अफ्रीका लीडर समिट हुई थी और उस केस में जो 13 से 15 को उन्होंने बोला कि हुई है, सॉरी हाँ हो चुकी है द वॉशिंगटन में। और उसके चलते यूएस ने कई बड़ी चीजें वहां बोली हैं जिसके लिए हमको भी समझना चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है अफ्रीका को लेकर, क्योंकि चाइना और यूएस से पहले इंडिया की दोस्ती रही है अफ्रीका से, बहुत स्ट्रांग लेवल से रही है। तो हमें समझना चाहिए कि यूएस ऐसा खास क्या कर रहा है और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो जो मेजर चीज हुई जो अफ्रीकन यूनियन की जो मीट हुई है उसके हिसाब से सेवरल इंपॉर्टेंट डिसीजन वर टेकन, जिसमें है कि पहला क्या था, सपोर्ट फॉर एयू टू ज्वाइन G20 एज ए परमानेंट मेंबर। उसने उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को और अफ्रीका को G20 में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। दूसरा था कि यूएस सेड इट फुल्ली सपोर्ट्स रिफॉर्मिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वो सोचता है कि यूएन काउंसिल का रिफॉर्मेशन हो जाए और उसमें टू इंक्लूड परमानेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर अफ्रीका, और अफ्रीका को उसमें परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, जबकि हमको पता है कि इंडिया का भी उसमें परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है अभी तक। नाउ उन्होंने बोला कि इस केस से हमको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को पे काम करना चाहिए। बट द सेकंड इज वेग सिंस यूएनएससी रिफॉर्म, पहले उन्होंने कहा पहला तो ठीक है कि G20 में परमानेंट मेंबर बनना ठीक है, बट जो दूसरा वाला है वो अभी भी काफी वेग है। रिफॉर्म इज स्टिल फार इनटू द फ्यूचर, क्योंकि अभी इसमें कोई काम रियलिस्टिक काम है फिलहाल कहा जा रहा है, कितना काम हुआ है अभी तक कुछ रियलिस्टिक नंबर्स नहीं है। देयर विल बी अ रिफ्रेशिंग चेंज एज नो यूएस प्रेसिडेंट हैज बीन सिंस इन अफ्रीका सिंस 2015 से कोई भी यूएस प्रेसिडेंट अफ्रीका नहीं गया है। तो अभी आने वाला टाइम में बाइडेन शायद वहां जा सकते हैं। चाइना के लिए एक इसमें इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के प्रिपरेशन में। इन्होंने एक फोरम का कॉपरेशन का नाम लिया है, दैट इज फोकैक, दैट इज फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। ये चाइना और अफ्रीका, चाइना तो वैसे भी देशों में अपना नाम बढ़ाने के लिए और अपनी पोजीशन क्रिएट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाता ही रहता है। तो उन्होंने बोला चाइना ऑन द अदर हैंड हैज इमर्ज्ड एज अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और इसके लिए उन्होंने यूएस इसके साथ साथ हियर द यूएस एंड अदर नेशंस कैन टेक अ क्यू फ्रॉम द फोरम। ये फोरम बना है चाइना के लिए, इससे यूएस को और अदर नेशंस में हम भी आते हैं, हमें क्यू लेना चाहिए कि क्यू का मतलब टिप लेना चाहिए यहाँ से कि इस कॉपरेशन से चाइना क्या करना चाह रहा है अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में और हमें उसे कैसे लेना चाहिए। एस्टैब्लिश इन अक्टूबर 2000 में बना था ये कॉपरेशन। द फोकैक इज कंपोज टू मिनिस्टर्स एंड लीडर्स ऑफ अफ्रीका एंड चाइना, इसमें सिर्फ चाइना अफ्रीका के मिनिस्टर्स है हु मीट वंस इन 5 ईयर, 3 साल में एक बार मिलते हैं। इस पे प्री पे क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि फोकैक क्या है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ और इसमें कौन कौन से कंट्री के देश है, सॉरी कौन से कंट्री के मिनिस्टर्स रहते हैं।
ऑल्टरनेटिवली इन बीजिंग एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बीजिंग और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 3 साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है. द चाइनीज प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट्स इन डेलिब्रेट्स इन पर्सन और डिजिटली. China has a full-fledged inter-ministerial mechanism to ensure a timely implementation of FOCAC decision. और चाइना तो उसके लिए एक्टिव है कि फटाफट इम्प्लीमेंटेशन हो इन सब चीजों का जो प्रॉमिस हो रहे हैं वहां पे. वन चाइना प्रिंसिपल, द ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड द विजन ऑफ कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर. ये वो चाइना का एजेंडा है. अब हमारे लिए इम्प्लीकेशंस क्या है वो हमें समझने हैं कि हम G20 से होने वाले जो हमारा एक नाम निखर के आने वाला है उससे हमें भुनाना चाहिए और अफ्रीका को भी अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए. G20 presidency is India's opportunity to ensure that the AU becomes a permanent member of this grouping. G20 में उसको लाएं और हम उसको आगे लेके जाएं and to reflect firmly Africa's agenda 2060 for development. और एक लाइन और लिखी है यहाँ पे, इंडियाज इक्विटी इन अफ्रीका इज ओल्डर. हमारी जो इक्विटी है, हमारे जो हमारी इक्विटी या रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, एंड रिचर देन चाइना एंड यूएस. हमारी रिलेशनशिप है वो काफी पुराने हैं, तो हमें उसको दिमाग में रखते हुए हमें जो मोमेंटम मोदी गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था 15-19 में, उस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए हमें अपने लिए कोई पोजिशनिंग क्रिएट करनी चाहिए अफ्रीका के साथ. ओके, सेकेंड लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे. ये एडिटोरियल में तो नहीं है लेकिन कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट में था तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो हमें डिस्कस करना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर के लिए गवर्नमेंट ने एक मुहिम शुरू करी है रिसेंटली, दैट इज टू वैक्सीनेट द एज गर्ल बिटवीन 9 and 14 ईयर्स थ्रू स्कूल्स. तो उसके लिए जो वैक्सीनेशन हो रही है उसके बारे में ये बात है. तो उन्होंने ये, और इसके लिए HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वैक्सीन है उसका UIP करना है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIP? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. सो हमें ये दोनों टर्म समझने चाहिए प्री के हिसाब से. नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन हैज रिकमेंडेड. ये क्या है, ये कौन सी संस्था है, कैसे काम करती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब समझना जरूरी है. और UIP एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 12 तरीके की फ्री वैक्सीन देने के लिए, वैक्सीन फॉर एटलीस्ट 12 बीमारियों पे जो वैक्सीन लगती है इसको देने की बात है. एंड हैज सक्सेसफुली इरेडिकेटेड डिसीज लाइक पोलियो, मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस. ठीक है. Now, why it is important to launch the HPV vaccine? HPV vaccine launch करने का क्या इम्पोर्टेंस क्या है? डिटेक्टेड अर्ली, मैनेज अर्ली. जिस कैंसर की एक बात है कि जो कैंसर आप मेजोरिटी में अगर आप देखें, मैं स्पेसिफिक सर्वाइकल कैंसर की बात नहीं कर रही हूँ, कि जितनी जल्दी स्टेज पे डिटेक्ट होता है उतनी आराम से उसको मैनेज किया जा सकता है. स्टेजेस में होता है कैंसर, तो उन्होंने ये भी बोला कि जितनी जल्दी इसको डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी हम इसको मैनेज कर पाएंगे. सेकेंड कॉमन कैंसर, और इंडिया में ये सेकेंड कॉमन कैंसर है जिसके लिए हमको स्टेप उठाने जरूरी है. और ये उठाए क्यों जा रहे हैं वो यहाँ लिखा है. द WHO हैज स्पेसिफाइड दैट कंट्रीज मस्ट मेंटेन एन इंसिडेंस रेट ऑफ fewer than 4 new cases per 1 lakh women a year by 2030. तो ये WHO की टाइमलाइन है, इसकी वजह से इसके ऊपर फटाफट स्टेप उठाए गए हैं और इस पे काम चालू हो गया है. टू अचीव द गोल, वन ऑफ द most important things required is that 90% of girls will have to be vaccinated with the HPV vaccine by the age of 15. और इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ व्हेन विल इट बी रोल्ड आउट, कब शुरू होगा? द इंडिजिनस HPV वैक्सीन कॉल्ड सेरवावैक, इस नाम को याद रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा. इज लाइकली टू बी रोल्ड आउट बाय मिड 2023. नेक्स्ट ईयर इसको मिड साल के बीच में इसको शुरू करने के लिए बात होगी. नहीं सॉरी, हाँ, शुरू होगा, रोल्ड आउट शुरू होगा. और इस वैक्सीन का नाम होगा सर्वावैक. ये आप बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए क्योंकि इसके आसपास भी प्री में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है. और सर्वाइकल कैंसर के आसपास जो ये नई मुहिम शुरू हुई है, इसके जो मेडिकल जो पॉलिसी क्या है, WHO ने कैसे क्यों इम्प्लीमेंट करा, बेसिस क्या है, डेटा क्या कहता है, और हमारे देश में से क्या पोजीशन है, इससे मेन से क्वेश्चन बन सकता है. मेन टाइम कैचअप वैक्सीन विल बी 9 to 14 ईयर्स ओल्ड. अब सवाल यहाँ पे ये है कि उनका क्या करें जो स्कूल नहीं जाती हैं जो लड़कियां, उसके लिए उन्होंने बोला कि हम मोबाइल हेल्थ टीम उसको फॉलो करेगी और कम्युनिटी रीच से हम उन तक पहुंचेंगे, उनको वैक्सीन लगाएंगे. आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर से भी हम अनाउंस इन 2018 आर ऑलरेडी स्क्रीनिंग फॉर कॉमन कैंसर्स लाइक ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल. आयुष्मान भारत और वेलनेस सेंटर्स जो है ऑलरेडी इस डेटा पे काम कर रहे हैं 2018 से, और विद ओवर 5 crore women being screened for cervical cancer till November 2022. स्क्रीनिंग हैज टू बी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, सेज डॉक्टर. इस पे
पे मेंस में क्वेश्चन कभी कभी बनता है, जैसे आशा वर्कर्स को लेके, आयुष्मान भारत को लेकर के क्वेश्चन मेंस में क्रिएट हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर की रीच उन उन बच्चों के लिए कैसे होगी, उन लड़कियों के लिए कैसे है जो स्कूल नहीं जाती हैं, और ये उसको कैसे फॉलो अप करेंगे, उसको टैग कैसे करेंगे, ये प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में भी बन सकता है। नाउ what are the challenges? Challenges क्या है? According to the Lancet study, the burden of cervical cancer remains high in Asia and Africa. और ये Lancet study के हिसाब से डेटा दिया हुआ है, मैगजीन है जो Lancet करती है, उसमें डेटा हर साल कई कई डेटा ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्री और मेन से पूछे जाते हैं। द इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा 132वां नंबर है। तो हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए इन बड़ी बड़ी बीमारियों को जो अभी तेजी से स्प्रेड हो रही हैं, और इंडिया उसमें दूसरे नंबर पे सबसे लेके चल रहा है, इंडिया का दूसरे नंबर पे सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड हो रहा है, तो उस अवेयरनेस के चलते हमें पुश वैक्सीन एंड स्क्रीनिंग करने से हम इन कैंपेन्स को अच्छी तरह लॉन्च कर पाएंगे, और हमारी जो पोजीशन है वो एसडीआई में भी इम्प्रूव हो सकती है, और डब्ल्यूएचओ का जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया, डब्ल्यूएचओ की टाइमलाइन को भी हम टाइम से पूरा कर पाएंगे। नाउ द लास्ट वन फॉर टुडे इज कैग की रिपोर्ट है एनआरसी के ऊपर। तो कैग तो वैसे भी एक एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव बॉडी है, जो एनआरसी के लिए उन्होंने बोला कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो आसाम के लिए बनाया गया, उसमें कुछ जो रिपोर्ट है उसकी, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज है और उसको यहाँ रेफर किया गया है। नाउ एनआरसी क्या है उसका डिटेल यहाँ दिया, व्हाट इज एनआरसी एक्सरसाइज, ये हम सबके लिए मेंस के पर्पस से क्वेश्चन बन गया, क्योंकि फिर से पिक्चर में आ गया तो क्वेश्चन बन गया। एनआरसी क्या है, उसका गठन क्यों हुआ था, उसका इम्पैक्ट क्या है, और स्टेट और आसाम अभी फिलहाल की सिचुएशन क्या है। तो सेवरल पार्टीज डिसमिस द फाइनल, इसकी एक लिस्टिंग बननी थी जो डिस्प्यूट के चलते कई सालों से बनी नहीं है, और फिलहाल 3 years later the process is on a pause as a registrar general of India is yet to notify the final list. फाइनल लिस्ट अभी तक बनी नहीं है क्योंकि इस पे बहुत सारे बीच में डिस्प्यूट हुए हैं, लोग उस लिस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, फॉल्टी है ऐसा बोल रहे हैं। इस वजह से एनआरसी के बारे में थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्लियरली। नाउ कैग क्या कह रहा है, कैग ने इशू क्या क्रिएट किए हैं। कैग फाउंड दैट अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू द आउटसोर्स स्टाफ वाज 45.59% टू 64.27% लेस देन व्हाट वाज अप्रूव्ड बाय एनआरसी कोऑर्डिनेशन कमेटी। जो आउटसोर्स वाले जो वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं उनको जो वेज मिल रही है वो इतने परसेंटेज से कम मिल रही है और अप्रूव ज्यादा हुई थी। इट वॉज विद दिस डिफरेंस इन वेजेस दैट allowed the undue benefit of 155.83 rupees crore to the system integrated beyond the 10% reasonable profit margin. The CAC said information technology from Wipro Limited was entrusted with one of the prime software installation compliance by the NRC directorate. NRC के डायरेक्टोरेट जो वहां पे जो सॉफ्टवेयर ये फॉलो कैसे कर पाए, लोग देख कैसे पाए, वहां पे क्या की रिपोर्ट मिली कैसे, विप्रो लिमिटेड का एक सॉफ्टवेयर में डाउनलोडेड है तो वहां पे चलता है, उससे इस डेटा को लिया गया। अब क्या कह क्या रहा है कि द कंट्रीज टॉप ऑडिटर्स sought पैनल मेजर्स अगेंस्ट विप्रो लिमिटेड फॉर वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट and for paying data operators less than the minimum wages. तो वो कह रहे हैं कि the country's top auditor sought panel measures against Wipro Limited, जो वहाँ पे Wipro Limited का जो सॉफ्टवेयर उसके Wipro Limited के अगेंस्ट स्टेप्स लिए जाए for violating the provisions of minimum wage, जो मिनिमम वेज के जो लॉज को तोड़ने पे स्टेप लिए जाए। एंड सेकेंडली द रिपोर्ट रिकमेंडेड एक्शन अगेंस्ट द स्टेट कोऑर्डिनेटर के अगेंस्ट भी, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल रजिस्ट्रेशन को के अगेंस्ट भी स्टेप लेना चाहिए एक्सेस इरेगुलर एंड इनएडमिसिबल पेमेंट्स के को लेकर के। द कैग ऑल्सो रिकमेंडेड फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द SCNR एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर नॉट इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द मिनिमम वेज एक्ट। कंप्लायंस नहीं हुआ उसके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए। जैसे मिनिमम वेज एक्ट क्यों नहीं फॉलो किया गया, क्योंकि एक तो ये कि मिनिमम वेज फॉलो नहीं किया, दूसरा आपको सैंक्शन ज्यादा अमाउंट हुआ था, दे आप कम रहे हो, तो बीच का अमाउंट कहाँ जा रहा है, घोटाला हो रहा है इसका मतलब। तो कैग का तो काम ही है इन सारे घोटालों को पकड़ने का, कैग इज फेमस फॉर दिस। सो ये आप इस सिचुएशन को कैग की, अभी फिलहाल कैग की एक और भी रिपोर्ट चल रही थी जिसपे उन्होंने डिफेंस को क्वेश्चन किया है। तो इस साल अगर कैग के अराउंड क्वेश्चन बन जाए मेंस में तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप कैग की सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं वो, जिसमें वो पूछेंगे कि कैग की जो प्रेजेंट सिचुएशन को चलते
आपके वो कौन-कौन से केसेस को आप हाइलाइट कर सकते हो जिससे उसकी उसकी जो काम करने की एफिशिएंसी को सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। इसके रेफरेंस में प्रिपरेशन में आप एक क्वेश्चन ले सकते हैं। तो अब जिस्ट क्या है in its report the CAC stated that there was a five-fold increase in the originally planned budget of 288 crores resulting out of time delays and changes to software। ये वो कह रहे हैं, इसका जिस्ट है। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल। कुछ बचा है? हाँ जी, एक लाइन और है। द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू द आउटसोर्स स्टाफ वाज दिस लेस देन व्हाट वाज अप्रूव्ड बाय एन आरसी कमिटी। मैंने पहले बोला कि जो अमाउंट अप्रूव हुआ था और जो आप पे कर रहे हैं वो कम है, तो उस केस में आप कैसे ऐसे इस चीज को सिद्ध करेंगे कि बीच का अमाउंट कहाँ गया। अभी ये शुरुआत हुई है, आगे इसमें और टर्नओवर आएगा और टर्नओवर क्या टर्न अराउंड आएगा इसके अंदर। तो अभी देखते हैं कि क्या आगे और क्या क्या लेकर के आता है। सो आई होप कि आपको ये सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल रही होगी। और अगर कोई आपको लगा कि ये वर्दी है, एक्सप्लेनेशन सही है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरा अनंत अनंत करंट अफेयर्स 007 करके टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिससे अभी तो नहीं, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे देन आई वुड बी एबल टू शेयर द पीडीएफ फाइल ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। एंड प्लस आने वाले टाइम में मैं मेंस क्वेश्चंस के आधार पर वीडियोस बनाऊंगी बेस्ड ऑन मेंस क्वेश्चंस, और हिंदू के एनालिसिस को लेके चलेंगे हम। सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन वाले और स्टेट पीसीएस वाले भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, सपोर्ट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।